भारत की विदेश नीति है उसमें 1945 से लेकर आज तक में क्या परिवर्तन आया है। तो प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत वाइड कैनवस है और इसको कवर करने के लिए तो जो है लोगों ने बड़ी रिसर्च की है, बड़ी किताबें लिखी है, लेकिन जितनी हमारे पास इस वक्त समय सीमा है 5-7 मिनट हमें ऐसा प्रतीत होता है दिया गया है। तो देखिए 1945 के बाद विश्व जो है दो भागों में बटा हुआ था और एक तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये पूरा सिस्टम था, ये सिस्टम करीब 40-45 साल चला, जब तक कि शीत युद्ध का औपचारिक रूप से अमेरिका और फॉर्मर सोवियत संघ ने उसके अंत की घोषणा नहीं कर दी और जब तक सोवियत संघ का जो है विघटन नहीं हो गया। तो उस पीरियड में भारत ने जो विश्व की कैंप वाली राजनीति थी उससे बचने के लिए गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की नीति को अपनाया। नॉन अलाइनमेंट की नीति का सिंपली मतलब ये था कि भाई ना हम अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होंगे, ना हम जो है सोवियत संघ के ब्लॉक में शामिल होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम विश्व में किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे और जो भी मुद्दा आएगा हम उसको उसके गुण या दोष के हिसाब से उसको लेंगे। अच्छा, विश्व बहुत सरल भी था, विश्व में उस वक्त प्रिडिक्टेबिलिटी भी थी कि एकदम लाइन खिंची हुई थी। एक तरफ अमेरिका का ब्लॉक था, एक तरफ जो है सोवियत संघ का ब्लॉक था और आप उस वक्त कहीं भी देख लीजिए दोनों देश डायरेक्टली नहीं लड़ते थे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो है सिविल वॉर कराते थे और जो या दो देशों के बीच में भी जो युद्ध होता था तो उसके पीछे अमेरिका और सोवियत यूनियन खड़ा होकर देखता था और पीछे से हथियार सप्लाई करता था। लेकिन धीरे धीरे करके जो है ये स्थिति बदलने लगी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। कुछ समय के लिए लगा कि विश्व यूनिपोलर रह जाएगा, लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में ही हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ साथ और सेंटर्स ऑफ पावर भी उभरने लगते हैं। जैसे चाइना बहुत महत्वपूर्ण पावर उभर कर आ गया, यूरोपियन यूनियन ने भी अपना स्थान बनाया। हालांकि आज यूरोप में बड़ी उथल पुथल हो रही है, लेकिन जो है उस वक्त 1990s के बाद जो है और लेट 20th सेंचुरी में यूरोपियन यूनियन ने भी अपना स्थान बनाया था और कुछ ब्रिक्स कंट्रीज़ ने भी अपना सर उठाना शुरू किया तो मजबूत होने लगे। इन सब के चलते हुए आज जब हम 21st सेंचुरी में आए हैं तो आज अगर आप देखें तो बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर से आज जो है कम्प्लीटली मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। उसमें आपका जो है अमेरिका का भी ध्रुव है, रशिया का भी ध्रुव है। जो सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था उसके बाद उसका जो सक्सेस जो 15 राज्य बन के आए थे उसमें जो सबसे मजबूत था रशिया सक्सेसर स्टेट के रूप में, वो भी बहुत साल जो है कमज़ोर रहा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उसको बहुत मजबूत कर दिया और आज जो रशिया है वो भी वर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण पोल बना है। तो अमेरिका भी एक पोल है, रशिया भी एक पोल है, चाइना भी एक पोल है और इंडिया भी एक पोल के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है। और इंडिया के साथ ख़ास बात ये है कि जो उभरते हुए देश हैं, इन उभरते हुए देशों में इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है और मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और न्यूक्लियर पावर भी है। बहुत से आप देशों को देखेंगे वो ये क्लेम कर सकते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इकोनॉमिकली वो ध्वस्त हो गए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को देख लीजिए। कुछ देश ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हैं लेकिन वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। इंडिया के साथ कई चीज़ें एक साथ हो रही हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, इंडिया जो है आईटी का एक्सपोर्टर भी है, इंडिया जो है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया ने मिलिट्री पावर के रूप में बहुत जंग ले लिया है। तो कई माने में वो जो है एक
वाकई जो है उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो आज क्रिएट हो गया, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया भी जो है वो खड़ा है। तो आज जो है इंडिया ये कहता है कि वो नॉन अलाइंड नहीं है, बल्कि वो मल्टी अलाइंड है। मल्टी अलाइंड और स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी एक ही चीज़ है। अगर आप 3 वर्ड्स ले लें, मल्टी अलाइंड, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट, तो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नेशनल इंटरेस्ट हर कंट्री प्रोटेक्ट करती है। इंडिया आज दावे के साथ कह रहा है कि वो भी अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। इंडिया, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया जो है पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता था, लेकिन पहले इंडिया जो था वो थोड़ा सा संकोच करता था इस बात को एडमिट करने में, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर्स के साथ जो है वो थोड़ा सा उनके सामने जो ज़्यादा मजबूत देश थे उनके सामने डिफेंसिव रहता था। लेकिन आज इंडिया जो है इस पोजीशन में है कि वो ऑफेंसिवली जो है ये कह सकता है कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे चाइना अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे रशिया अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे कि यूएसए अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, और अन्य छोटी बड़ी सभी कंट्रीज, जैसे साउथ अफ्रीका अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्राज़ील अपना नेशनल इंटरेस्ट करता है। इनफैक्ट जो नेशन स्टेट होता है, नेशनल इंटरेस्ट अगर नहीं वो प्रोटेक्ट करेगा तो फिर कौन प्रोटेक्ट करने आएगा? ये बड़ी स्वाभाविक चीज़ है, लीगल सी चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज के इंडिया में और 70s और 80s के इंडिया में ये है कि इंडिया पहले भी करता था लेकिन दब कर करता था। आज इंडिया जो है, तो आज इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड में? जब बाईपोलर वर्ल्ड था तब वो कहता था कि भाई हम तो थोड़ा सा जो है न्यूट्रल, तब भी नहीं था, एक्टिव तब भी था, लेकिन कहता था भाई हम ना आपके साथ शामिल होंगे ना आज के साथ शामिल होंगे। आज इंडिया जो है वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अपने मनमाने ढंग से प्रोटेक्ट करता है कि एक कंट्री का जो है एक मुद्दे में जो है वो हो सकता है साथ दे, लेकिन दूसरे मुद्दे में वो साथ ना दे। वो अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहता है। वो क्या कहते हैं, रशिया से ऑयल अगर इंपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा, भले ही वो अमेरिका को उसकी डेमोक्रेसी की वजह से सपोर्ट करे और रशिया को जहां अथॉरिटेरियनिज्म आए वहां पर चाइना के अथॉरिटेरियनिज्म और रशिया के अथॉरिटेरियनिज्म को ना प्रमोट करे या ना सपोर्ट करे, लेकिन अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उनसे बिजनेस करेगा। और इसमें कोई गलत भी बात नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ये पॉलिसी कि हम सामरिक दृष्टि से एकदम स्वायत्त रहेंगे, ये हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और चूंकि वर्ल्ड मल्टीपोलर है, सिर्फ अब बाईपोलर नहीं है कि हमको अमेरिका और रशिया के सोवियत यूनियन के भी, फॉर्मर सोवियत यूनियन के बीच में ही चूज़ करना है, तो वो नॉन अलाइंड शब्द नहीं अच्छा लगता है, मल्टी अलाइंड अच्छा लगता है कि आज हम यूएस से भी जो है वो अलाइन कर सकते हैं कुछ मुद्दों पर, और कुछ मुद्दों पर रशिया से भी अलाइन कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम चाइना से भी कुछ मुद्दों पर अलाइन कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो इनको छोड़कर जो है हम किसी और जो पावर है या कोई और पावर अगर फ्यूचर में इमर्ज करती है तो हम उसके साथ भी अलाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा सफ़र रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। एक ऐसे कंट्री का रहा है जो 1947 में आज़ाद हुई है, और आज़ादी के बाद उसने धीरे धीरे वर्ल्ड में अपना स्थान बनाया है, और आज इस अवस्था में है कि सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और सबसे बड़ी क्या कहते हैं और एक बहुत अच्छी मिलिट्री पावर भी है, और लगातार उस क्षेत्र में वो कर रही है कि वो जो है कुछ मामलों में, कुछ वेपन्स के मामले में चाइना से भी कम्पीट करने लगी है। और अभी जो छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें तो इंडिया ने प्रूव भी कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह वो है। एक और बहुत इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया जो है वो सिर्फ अब अपने वेपन्स बनाकर सेल्फ रिलायंट ही नहीं बन रहा है, बल्कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स भी हो गया है। वो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो है कितनों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो नॉन अलाइंड और गुट निरपेक्षता वाला पीरियड दूसरा था, 21st दूसरा है। उसमें हम जो है
नीति अपनाई थी वो उस समय के हिसाब से उपयुक्त थी। आज जो हमने मल्टी अलाइंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और विद कॉन्फिडेंस जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं वो आज के लिए उपयुक्त है, और जिसको बोलते हैं नाउ इंडिया हैज़ बिकम अ फोर्स टू रेकन विद। इंडिया जब हमारे लीडरशिप में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जब खड़े होकर इंडिया बोलता है तो जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है वो थोड़ा सा रुक जाता है और उनको सुनता है। ये उनकी आवाज़ है, पूरे देश की आवाज़ है, पूरे इंडियन समाज की आवाज़ है। धन्यवाद। क्या सर ये मोदी जी विश्व व्यवस्था बनाने में लगे हैं, क्या आपको लगता है सफल होंगे? आपका क्या इस पे ओपिनियन है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मोदी जी अपने देश का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ईमानदारी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जैसा हमने नेशनल इंटरेस्ट को हाईलाइट किया, कोई भी एक देशभक्त लीडर जो होगा वो एक अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, और उस नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हम जो हैं और मोदी जी जो हैं वो दूसरे देश के जो इनजस्टिसेस हैं उनको तो पॉइंट आउट करेंगे और उनसे संघर्ष करेंगे, और उस दौरान अगर विश्व के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे देश हैं, उनको अगर बदलना पड़ता है तो ये हमारी जो है वो धर्म की जीत होगी, हमारे सिद्धांतों की जीत होगी, ये पूरे देश की जीत होगी।